स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। जो ये शिक्षण अधिगम सिद्धांत का जो सीरीज चल रहा है राजन सीरीज, जिसमें हमने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हमने प्रश्न नंबर 20 तक पढ़ा था और एनालिसिस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर 4 में हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे, 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी इस बार डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी पढ़ने के लिए उनको अच्छा कंटेंट मिल जाए और समझने की भी दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और हाँ, वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्रश्न नंबर 21 है, अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासों को समझाइए। पुनर्बलन का अर्थ है पुनः बल देना, अर्थात छात्रों के सफल प्रयासों को प्रेरित व उत्साहित करने के लिए उनकी प्रशंसा करना। पुनर्बलन मानसिक रूप से छात्रों को प्रोत्साहित करने की कला है, जिसका प्रयोग प्रत्येक शिक्षक को आवश्यकता अनुसार एवं अनिवार्य रूप से करना चाहिए। वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली, रुचिकर, आनंददायी एवं सुगम बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी कि अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति करने के लिए छात्रों को जो हम पुनर्बलन देंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, उनको मानसिक रूप से हम प्रेरित करेंगे, तो उनके अधिगम में प्रभावशाली, रुचिकर और आनंदमय उन्हें होगा और सुगम होगा उनके लिए। निर्धारित पाठ्यक्रम को छात्रों तक पहुंचाने के लिए शिक्षक शिक्षण के अतिरिक्त विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन करता है और बच्चों को विषयवार निर्धारित दक्षताओं में कुशल बनाता है। दक्षताओं के विकास में न केवल विद्यालय बल्कि घर, परिवार व छात्र का परिवेश समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। जिन छात्रों की सामाजिक व पारिवारिक पृष्ठभूमि शैक्षिक दृष्टिकोण से ठीक है, उनके अभिभावक बच्चों के प्रति जागरूक हैं, उन बच्चों में शैक्षिक दक्षताओं के विकास में सरलता रहती है। विद्यालय एवं कक्षा कक्ष में पुनर्बलन प्रदान करने का कार्य मुख्यतः शिक्षक का है। अतः शिक्षक को चाहिए कि बच्चों के प्रत्येक सही एवं प्रशंसनीय कार्य को सराहे एवं सभी के समक्ष प्रदर्शित भी करे। इसके लिए उसे शाब्दिक, अशाब्दिक पुनर्बलन व प्रशंसा पुरस्कार जैसे सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। यानी कि बच्चे को अच्छा पढ़ाई हो, अच्छी तरीके से उसका पर्सनालिटी डेवलप हो, इसके लिए हमें उसे पुनर्बलन समय पे टाइम टू टाइम देना चाहिए। इससे छात्र कक्षा में सक्रिय रहते हैं। जैसे मान लीजिए उन्हें प्रशंसा पुरस्कार दिया तो बच्चे मोटिवेट होते हैं, उन्हें शाब्दिक और अशाब्दिक तरीके से मोटिवेट किया जाए, पुनर्बलन दिया जाए, तो बच्चे अधिगम में और अपनी दक्षताओं के विकास करने में थोड़ा सा प्रयास करते हैं और उनका उत्साहवर्धन भी होता है। प्रश्न नंबर 22 है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं, अथवा पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र को सोदाहरण सहित यानी कि उदाहरण सहित समझाइए। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र के बारे में हम लोग चलिए पढ़ते हैं। तो क्या है, बालक पहले पूर्ण वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। नाम से यह स्पष्ट है, पूर्ण यानी कि कोई भी प्रकरण है या कोई भी वस्तु है, उसके बारे में पहले पूर्ण जानकारी हम प्राप्त कर लें, उसके बाद उसके अंश का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार हमें पता है कि मनुष्य है, ये मान लीजिए ये कोई मनुष्य है, तो आपको ये पता चल गया पूर्ण तक ये मनुष्य है, यानी कि ये जीवित है या मृत है, ठीक। उसके बाद हम लोग इसके बारे में जो भी इससे शरीर से संबंधित जो भी संगठन है, रचना है, या जो भी साइंटिफिक चीज़ें हैं वो पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइंड है, यहाँ पे पाचन तंत्र है, श्वास नली है, ये सारी चीज़ें अंश का ज्ञान किया जाता है, प्राप्त करते हैं, जिसे शरीर के अंगों के नाम हो गए। पेड़ कहने से उसके मस्तिष्क में पेड़ का एक चित्र उपस्थित हो जाता है, ठीक। वह पूरे पेड़ के बारे में सोचने लगता है। शिक्षक बालक को इस पूर्ण ज्ञान के आधार पर ही पेड़ के अन्य भागों का ज्ञान कराता है। इस शिक्षण सूत्र के आधार पर ही आज सर्वप्रथम बच्चों को पहले वाक्यों का ज्ञान कराया जाता है, अक्षरों का नहीं। तो प्रश्न नंबर
23 है। देखिए जो लघुत्तरी प्रश्नों का ये सीरीज चल रहा है, इसके प्रीवियस वीडियो को हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो ये वीडियो देखने से पहले इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिक्षण में व्याख्यान विधि को समझाइए अथवा व्याख्यान प्रविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह विधि किस स्तर की कक्षाओं में उपयुक्त मानी जाती है। तो लेक्चर मेथड को बताना है, तो व्याख्यान प्रविधि का मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ लेक्चर टेक्निक, इसे प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि माना जाता है। यानी कि जो लेक्चर टेक्निक है इसे प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि माना जाता है। निर्देशन की यानी कि सूचना देने की, डाटा देने की सबसे पुरानी विधि व्याख्यान विधि है। यानी कि निर्देशन की सबसे पुरानी विधि व्याख्यान विधि है। व्याख्यान का रूप कॉलेज में काफ़ी विस्तृत रूप से दिखाई देता है। जैसा कि आपको पता है कॉलेज में प्रोफेसर्स लोग बच्चों को ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में लेक्चर देते हैं और पढ़ाया जाता है। उच्च कक्षाओं में सभी छात्र केवल विषय के सीमित ज्ञान से संतुष्ट नहीं होते हैं। उनके लिए केवल व्याख्यान देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दृश्य देखने और सुनने वाली जो TLM का प्रयोग करना भी आवश्यक है। व्याख्यान से आशय है शिक्षक द्वारा किसी विषय का विश्लेषण कर देना, अर्थात विषय वस्तु का गहराई से विश्लेषण करके छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना। आधुनिक शिक्षा शास्त्री व्याख्यान विधि को परंपरागत एक मार्गी तथा वैज्ञानिकता से दूर मानते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका को सर्वोपरि माना जाता है। देखिए व्याख्यान विधि की उपयोगिता क्या है, तो व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। यानी कि व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं के लिए मानी जाती है और उसमें दृश्य श्रव्य TLM का प्रयोग बहुत जरूरी है। यानी कि जो उच्च कक्षा में बच्चे होते हैं केवल सिलेबस से ही नहीं बल्कि उन्हें बहुत बड़े बड़े व्याख्यान देना पड़ता है। प्रश्न नंबर 24 है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए अथवा बाल केंद्रित शिक्षण उपागम से क्या अभिप्राय है। यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग अप्रोच से क्या अभिप्राय है। उपागम मतलब होता है अप्रोच। शिक्षण में इसका क्या महत्व है, तो बाल केंद्रित शिक्षा से क्या आशय है। चलिए इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती थी, यानी कि गुरुकुल सिस्टम होती थी। शिक्षक जैसे चाहता था उसी प्रकार की शिक्षा देता था। बालक की अपेक्षा पाठ्यक्रम पर अधिक महत्व दिया जाता था। यानी कि बालक की शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक स्थिति क्या है उसको साइड करके बस सिलेबस पे फोकस किया जाता था। किंतु शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रवेश से बालक को महत्व दिया जाने लगा। यानी कि जब से साइकोलॉजी आया, मनोविज्ञान आया कि कौन सी उम्र के बच्चों को किस लेवल की एजुकेशन देना है, तो शिक्षा क्या हो गया, बाल केंद्रित शिक्षा हो गया। तो बालक को भी महत्व दिया जाने लगा। पाठ्यक्रम के निर्धारण में भी इन बातों का ध्यान रखा जाता है। यानी कि जब सिलेबस डिजाइन होता है तो मनोविज्ञान जब आया तब से उनको महत्व देने लगा और दिया जाने लगा। और पाठ्यक्रम के जो भी हम लोग डिसाइड करेंगे कौन से क्लास में कौन सा सिलेबस होगा उसके हिसाब से इन बातों का ध्यान रखा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। बाल केंद्रित शिक्षा की उपयोगिता, इस शिक्षण में शिक्षक का केंद्र बिंदु बालक होता है। इस विधि के अंतर्गत बालक की रुचियों, क्षमताओं और प्रवृत्तियों का ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। ठीक, इसमें स्वाभाविक रूप से अनुशासन स्थापित होता है। इसमें बालक को स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की जाती है। बालक के द्वारा स्वयं किए गए कार्य से उसे मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 25 है, अध्यापक की मुख मुद्रा एवं हाव भाव का कक्षा शिक्षण में क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि बॉडी लैंग्वेज से जब टीचर पढ़ाते हैं तो उनके बॉडी लैंग्वेज से बच्चों के शिक्षण अधिगम में क्या फर्क देखने को मिलता है। तो सार्थक उदाहरण द्वारा व्याख्या कीजिए। तो अध्यापक की मुख मुद्रा,
नयन मुद्रा या संकेत, सिर हिलाना सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से, हस्त मुद्रा आदि हाव भाव प्रकट करने के लिए अशाब्दिक संकेत हैं। ये आँख हिलाना, नयन मुद्रा, सर हिलाना, ठीक है, और उन्हें एक्सप्लेन करना, तो ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये क्या है, अशाब्दिक संकेत है। भावनाओं को प्रकट करने के लिए कभी कभी शाब्दिक कथन इतना प्रभावशाली नहीं होता जितना हाव भाव, ठीक। हर्ष विषाद के भावों को व्यक्त करते समय शिक्षक के चेहरे पर वैसे ही हाव भाव होने चाहिए, यानी कि जिस प्रकार का टॉपिक या प्रकरण को हम समझा रहे हैं, अगर उसमें दुख या हर्ष है या खुशी की बात की गई या हैप्पीनेस की बात हुई है, तो उसी हिसाब से क्या करना है, अपने बॉडी लैंग्वेज को रखना है, उसी तरीके का हाव भाव होना चाहिए। पुनर्बलन का अर्थ बताते हुए इसकी उपयोगिता रेखांकित कीजिए। तो पुनर्बलन शब्द आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। देखिए, जो व्याख्यान विधि है सबसे पुरानी विधि है, इसके पहले हमने बताया है, और वो क्या है, प्रभुत्ववादी सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन पुनर्बलन किस पे आधारित है, आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है। आनंदवादी क्यों कहा गया है, क्योंकि पुनर्बलन होता है कि बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाए कि उन्हें आनंद आए, रुचि, इंटरेस्ट हो उनके अंदर, शिक्षा के प्रति उनके अंदर एक समझे आग पैदा हो, ठीक है। तो ये क्या है, कहीं न कहीं उन्हें आनंद की ओर ले जा रहा है, तो आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है। यह अधिगम के मनोविज्ञान पर आधारित है, ठीक। पुनर्बलन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं तथा तथ्य आ जाते हैं जिनसे विवश होकर छात्रों को क्रियाएं करनी पड़ती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति वांछित व्यवहार को दोहराता है तथा अवांछित व्यवहार को दूर करता है। पुनर्बलन सीखने की एक आवश्यक प्रविधि है। ये तो आपको पता है, सीखने के लिए ही पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है। पुनर्बलन में उन उद्दीपकों का प्रयोग करते हैं जिनके प्रस्तुतिकरण अथवा हटाने से किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 27 हम लोग देखेंगे यहाँ पे। उत्तम शिक्षण सामग्री के अंतर्गत बिना लागत के सामग्री से आप क्या समझते हैं, यानी कि उत्तम शिक्षण सामग्री के अंतर्गत, यानी कि उसमें बहुत कम लागत के क्या समझते हैं। उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं। मंद बुद्धि छात्रों के लिए किस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए। तो बिना लागत की शिक्षण सामग्री का अर्थ ऐसी सामग्री से है जिसको बनाने में कोई खर्च नहीं लगता। ऐसी सामग्री के निर्माण के लिए आप अपने आसपास की उन वस्तुओं को लेते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता है तथा जो बेकार की वस्तुओं के श्रेणी में आ जाती है। शिक्षकों को चाहिए कि ऐसा ही शिक्षण सामग्री का निर्माण करें तथा बच्चों को ऐसी ही शिक्षण सामग्री के निर्माण हेतु प्रेरित करें जिससे उनमें सृजनात्मक विकास होगा। प्रश्न नंबर 28 है, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण की प्रमुख विधियाँ बताना है। रेमेडियल टीचिंग क्या होता है और रेमेडियल टीचिंग की विधियाँ बताना है। तो उपचारात्मक शिक्षण ऐसे बच्चों के लिए उपयोगी होता है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं। इस शिक्षण के अंतर्गत बालकों की कठिनाइयों को जानकर तथा समझकर उनका निवारण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण केवल छोटे बच्चों हेतु है। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत केवल भाषा एवं गणित के विषयों से संबंधित कठिनाइयों को दूर किया जाता है, यानी कि ये छोटे बच्चों के लिए है उपचारात्मक शिक्षण, और ये भाषा और गणित के ही संबंधित कठिनाइयों को दूर किया जाता है। इसमें छात्रों की कठिनाइयों को सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के द्वारा जांचा जा सकता है। योकम व सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयास करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। तो उपचारात्मक शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, पढ़ते हैं। तो बच्चों की समस्याओं को जानकर उनका निराकरण करने हेतु निम्न उपाय किए जाते हैं। पहला क्या है, व्यक्तिगत शिक्षण विधि अपनाई जाती है, यानी कि पर्सनली उन्हें हम कुछ अलग टेक्निक से समझाने का प्रयास करें। ग्रुप में उन्हें शिक्षा दें। सामूहिक शिक्षण होता है। साधारण अभ्यास कार्य, जैसे मान लीजिए लिखने को कुछ दे दें, कुछ बोलने को स्पीच वगैरह दे दें। विशिष्ट अभ्यास कार्य, मान लीजिए
स्कूल बंद होने के बाद उन्हें कुछ या अलग से उन्हें हम ट्यूशन लेके लिखित या मौखिक तौर पे पुनरावृत्ति एवं गृह कार्य दे दें, यानी कि एक ही चीज़ को बार बार उसे रटने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए कह दें और उन्हें होमवर्क दें। प्रश्न नंबर 29, उपचारात्मक शिक्षण के क्या क्या लाभ हैं। तो रेमेडियल टीचिंग के क्या क्या लाभ हैं ये बताना है। तो उपचारात्मक शिक्षण के प्रमुख लाभ हैं, ठीक। इससे छात्रों में उपस्थित समस्याओं का पता चल जाता है, क्योंकि आपको पता है क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम के थ्रू बच्चों को मार्क्स जो भी मिलते हैं उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन बच्चा को किस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं, यानी कि उस सब्जेक्ट में उसे प्रॉब्लम है, तो उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण विधि अपनाई जाती है तथा उनका निराकरण हो जाता है। इससे छात्रों का मानसिक विकास किया जा सकता है। इसके प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है, प्रभावशाली बन जाती है। इस शिक्षण द्वारा छात्रों को उचित दिशा में मोड़ा जा सकता है। प्रश्न नंबर 30 है, बाल केंद्रित शिक्षण से आप क्या समझते हैं, अथवा बाल केंद्रित अधिगम उपागम क्या है। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन, और बाल केंद्रित अधिगम उपागम, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग जो है उसका क्या अप्रोच है, ये दोनों बातें एक ही हुई, ठीक है, प्रश्नों को घुमा के पूछ दिया है। तो बाल केंद्रित शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें बालक को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षण कार्य किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण में बालक प्रधान होता है, यानी कि मुख्य होता है, मेन होता है। बाल केंद्रित शिक्षण में बच्चों की आवश्यकताओं तथा रुचियों को ध्यान में रखकर उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण परंपरागत प्रचलित शिक्षण प्रणाली से हटकर है, क्योंकि यहाँ बालक केंद्र बिंदु होता है। प्रश्न नंबर 31 हम लोग देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो बालकों को स्वयं करके सीखने पर जोर देना, बालकों को शारीरिक दंड न देना, बालकों को रटाने के स्थान पर सिखाने की क्रिया पर बल देना, ये सब क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एप्लीकेशन है। अधिगम क्रिया को प्रभावी तथा रोचक बनाने हेतु बाल केंद्रित शिक्षण आवश्यक है। तो देखिए उसका तो उद्देश्य हो गया। अब इसका बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या है, तो बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 32 में। तो क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा दिया गया ज्ञान आसान होता है, जिससे बच्चे सरलता से विषय वस्तु को सीख लेते हैं। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से हम लोग बच्चों को जो ज्ञान देते हैं वो आसानी से सीख लेते हैं, क्योंकि वो डरे हुए नहीं रहते हैं और उनको महत्व दिया जाता है, इसलिए उन्हें समझने में आसानी होती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा से बालकों में सामाजिक एवं नैतिक विकास होता है। जब बच्चा शिक्षा ले रहा है तो उसके अंदर सामाजिक एवं नैतिक विकास तो होगा ही होगा। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को उनकी रुचि के अनुसार, उनकी अभिप्रायों के अनुसार शिक्षा दी जाती है। प्रश्न नंबर 33 हम लोग देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 33 है, विवरण प्रविधि और वर्णन प्रविधि में अंतर बताइए। नाम से स्पष्ट है, विवरण देना और वर्णन करना, प्रविधि में अंतर। तो विवरण जो प्रविधि होती है इसमें विवरण संक्षिप्त होता है, यानी कि जो भी विवरण हम दे रहे हैं ये संक्षिप्त रूप में देंगे। और जो वर्णन कर रहे हैं तो इसमें वर्णन क्या होता है, विस्तृत एवं दीर्घ होता है। ये जान जाइए कि ये क्या है, संक्षिप्त टाइप का होता है, और वर्णन प्रविधि क्या होता है, विस्तृत एवं दीर्घ टाइप का होता है। विवरण प्रविधि द्वारा तथ्यों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जब विवरण प्रविधि में, क्योंकि संक्षिप्त में हमें विवरण देना है विवरण प्रविधि में, तो उस टाइम हम लोग फैक्ट्स टू फैक्ट्स लिखेंगे तो संक्षिप्त होगा, ज़्यादा लिखेंगे तो ये संक्षिप्त नहीं होगा। वर्णन प्रविधि द्वारा तथ्यों को तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जब वर्णन प्रविधि को किया जाता है उपयोग में, तो इसमें क्या, उसमें लॉजिक भी अपना हम देते हैं और उसमें मनोवैज्ञानिक तर्क भी देते हैं, और वे भी सीरियल वाइज देते हैं। विवरण अधिकतम मौखिक रूप में दिया जाता है, यानी कि जो भी विवरण होता है अधिकतर
मौखिक रूप में ही दिया जाता है और जो वर्णन होता है मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 34 है, शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो शिक्षण अधिगम सामग्री 3 प्रकार की होती है। पहला क्या होती है? दृश्य सामग्री, यानी कि जो देखने वाली सामग्री या TLM है। पहला मान लीजिए क्या हो जाएगा, टेलीविज़न हो जाएगा, चार्ट पेपर, कंप्यूटर, मानचित्र, विज्ञान किट, गणित किट आदि, ये सब क्या है? दृश्य सामग्री है। अब सुनने वाली जो भी सामग्रियाँ होती हैं शिक्षण अधिगम सामग्री, वो क्या होती हैं? रेडियो होता है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगवा फोन, भाषा का सही उच्चारण आदि। तीसरा क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी कि देखना और सुनने वाली सामग्री। उदाहरण क्या होगा इसका? टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि। प्रश्न नंबर 35 है, मैं आपको एक बार और बता दूं कि हमने अपने चैनल पे बाल विकास के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। तो वहाँ से मेरे चैनल में आप लोग जा कर के, चैनल का लिंक हम दे देंगे इसमें नीचे, तो चैनल में आप जा कर के वहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट में बाल विकास का जो भी वीडियोज़ है, बहुविकल्पी, अति लघु और लघु, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये सेकेंड पेपर का प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग ये सेकेंड पेपर पढ़ सकते हैं। शिक्षण में एक ही संबोध को पढ़ाने के लिए एक से अधिक कौशल को समावेश क्यों किया जाता है? तो सभी शिक्षण कौशलों का घनिष्ठ संबंध होता है, अतः शिक्षण को कौशलों को केवल सैद्धांतिक रूप से जानना ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु कौशलों के अन्योन्याश्रित संबंधों को जानते हुए एक दूसरे से जोड़ने का भी प्रयास करना चाहिए। बच्चों को यदि कोई विषय वस्तु पहले ढंग के प्रयोग से नहीं समझ में आती है तो दूसरे तरीके से समझाना चाहिए, क्योंकि विषय वस्तु को समझाना शिक्षक का दायित्व होता है। अतः एक ही संबोध को पढ़ाने हेतु अधिक कौशलों का समावेश करना आवश्यक है। चलिए ये लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का क्या महत्व है? संक्षेप में लिखिए, अथवा किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों का वर्णन करते हुए शिक्षण में उनका महत्व स्पष्ट कीजिए, अथवा किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों का वर्णन करते हुए उनकी उपयोगिता बताइए। यानी कि एक ही प्रश्न को कई तरीके से लिखा गया है। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, शिक्षण सूत्र हैं और उनके 2-3 शिक्षण सूत्र हैं और उनके महत्व भी बताए गए हैं। तो शिक्षण सूत्र क्या होते हैं? तो शिक्षण सूत्र के बारे में पहले लिख लेंगे हम लोग, उसके बाद उसके प्रकार लिखेंगे। तो शिक्षण सूत्र के प्रयोग से बच्चों को विषय वस्तु का ज्ञान आसानी से रोचक ढंग से कराया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सूत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षण सूत्र वह सूत्र है जिसके प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रोचक एवं प्रभावी हो जाती है। और शिक्षण सूत्र के प्रकार देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत बालक को जो कुछ भी पहले से जानता है उसको आधार बनाकर उन बातों को बताया जाता है जो वह नहीं जानता है। जैसे बच्चों को जोड़ बताना है तो उन्हें गिनती बताते हुए जोड़ को बताना चाहिए। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत वस्तु अथवा संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है। जैसे प्रारंभिक कक्षाओं में गिनती सिखाते समय गोलियों, तीलियों या अन्य रोचक तथा स्थूल वस्तुओं की मदद ली जाती है। तीसरा, सरल से कठिन की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आसान बातों को पहले समझाया जाता है और फिर उन वस्तुओं अथवा तथ्यों को समझाया जाता है जो क्या होते हैं? कठिन होते हैं। जैसे यदि आप बच्चों को हिंदी पढ़ाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें अक्षर क ख ग घ आदि सिखाएं। उसके पश्चात राम, श्याम, आम जैसे शब्दों को ज्ञान कराया जाता है। पूर्ण से अंश की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम पूर्ण विषय वस्तु की जानकारी अल्प रूप में देते हैं, फिर उसके एक एक अंश की जानकारी दी जाती है।
जैसे बालक को सर्वप्रथम वाक्य का ज्ञान कराने के पश्चात ही उसमें प्रयुक्तकर्ता क्रिया एवं कर्म के बारे में बताएं। आगमन एवं निगमन विधि क्या होती है शिक्षण सूत्र में? आगमन विधि के अंतर्गत किसी विशिष्ट वस्तु के निरीक्षण द्वारा हम तथ्यों के सामान्य सत्य अथवा सिद्धांत की ओर आगे बढ़ते हैं। निगमन विधि के अंतर्गत हमारे जीवन के जो पूर्व निर्धारित सिद्धांत हैं उनके परिप्रेक्ष्य में कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे निगमन करना, जैसे मान लीजिए कोई भी सिद्धांत है उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग किसी क्वेश्चन है जो सॉल्व को प्रूफ करते हैं, तो वही हो जाएगा निगमन विधि। आगमन विधि में कोई विशिष्ट वस्तु होता है उसका निरीक्षण हम फैक्ट्स के माध्यम से करते हैं और सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। संश्लेषण और विश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम तथ्यों को एकत्रित करते हैं जिससे वस्तु की वास्तविक स्थिति ज्ञात की जा सके। विश्लेषण विधि के अंतर्गत हम किसी वस्तु अथवा तथ्य के विभिन्न घटकों को बांट लेते हैं, फिर एक समस्या का समाधान करते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। इस विधि के अंतर्गत छात्रों को सर्वप्रथम किसी वस्तु के मूर्त रूप को दिखाकर फिर उसके उन अंशों की बात की जाती है जो दिखाई नहीं देती है। तो इन शिक्षण सूत्रों को जो हमने ऊपर 7 टॉपिक्स में पढ़ा है, 7, तो यहाँ पे इसका महत्व क्या है? तो इन शिक्षण सूत्रों का शिक्षण में विशेष महत्व है क्योंकि इन शिक्षण सूत्रों में बच्चे के पूर्व ज्ञान से ही नवीन ज्ञान को जोड़ा जाता है। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रश्न नंबर 36 तक पढ़ लिया, समझ लिया और किस टाइप के प्रश्न डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाएंगे वो भी पढ़ लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और जो भी पढ़ने वाले हैं उन्हें शेयर कर दीजिए और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो हम यहाँ से अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए, और इसके वीडियो को टेलीग्राम में जुड़ने के लिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग जाके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।